श्योपुर में क्या किसी पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है? बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन ओबीसी वर्सेज ओबीसी हो सकता है, जनरल वर्सेज मुस्लिम जाट। बात का धन्यवाद, वो मेरा काम हो गया। बहुत सारे लोगों ने इस भाजपा को खड़ा करने में योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी। पिछले 2 चुनावों में हमारी दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में क्यों गई? कई ऐसे बूथ थे जहां पर आपके पदाधिकारी थे, बड़े नेता थे, और वहां से भी पार्टी हारी। दोनों जो है विधानसभाओं को नहीं बचा पाए, लेकिन अच्छा लगा कि रामनिवास रावत जी अगर आते हैं और बड़े पद पे चले जाते हैं तो शायद श्योपुर के जो राजनीति के नेता लोग हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या श्योपुर भाजपा में गुट बने हुए हैं? राजनीति में गुटबाजी, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी में नहीं। इन टप्पर की क्या नाम भी अध्यक्ष रहे, अब अध्यक्ष जो होगा देखा जाएगा। आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन उसका एक ठोस आधार यदि कोई हो। एक भी व्यक्ति मुझसे ये पूरे अपने कार्यकाल में ये कह दे कि सुरेंद्र जाट ने अध्यक्ष रहते हुए किसी से चाय पी, तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि यदि वो उन आरोपों को तथ्यात्मक उसके साथ साबित कर दे तो मैं राजनीति से आज ही या उसकी बात करने के बाद ही परमानेंट राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना ही नहीं। व्यवसाय करना अपराध नहीं है, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना चाहिए। अध्यक्ष बनने के बाद मेरा क्रेसर कोई डला ही नहीं है। एक बड़ौदा में जो बाढ़ घोटाला, हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि श्योपुर के लिए एक दाग था? हमारे लोग हैं, यही वो श्योपुर के लोग हैं। जब हम कुछ नहीं थे तो हम पे फूल बरसाया करते थे। जिसने फूल बरसाए, यदि वो पत्थर भी बरसाएंगे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन भाई साहब एक और चीज़ है, जिस तरह से श्योपुर की राजनीति है और चूंकि 2.5-3 लाख की विधानसभा की बात करें, 2.5 से 3 लाख की वोटिंग है, सबसे ज़्यादा वोट हैं पिछड़े समाज ओबीसी वर्ग की आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग होता है कि क्योंकि उम्मीदें होती हैं लोगों की सबसे ज़्यादा, आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस समुदाय से आती हैं, लोगों की उम्मीद होती है कि भाई हमारा है व्यक्ति वो काम कर देगा। तो राजनीतिक संतुलन और जाति को साथ में लेना, क्योंकि भाजपा में जहाँ तक देखा जाता है कि जाति से ऊपर उठ के पार्टी काम करती है, तो क्या आसान रहता है काम करना कि अगर मान लीजिए कोई अपने ही जाति का व्यक्ति आ गया और ऐसा काम है जो कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होता है कई बार, ऐसा क्योंकि चूंकि आप इस परिवेश में हर व्यक्ति आता है, हर तरह की समस्याएं लेके आता है, तो ऐसा होता है, चैलेंजिंग होता है, या फिर उससे आप किस तरह से टैकल करते हैं उन सब चीज़ों को? यदि राजनीति में काम करते हुए आपकी नीति स्पष्ट है और आप सत्य और असत्य को कहने की क्षमता रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि भाई साहब ये रही है, तो मैं कहता हूं कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं इसमें आपको मेरी भूमिका इसलिए ठीक नहीं है कि ये गलत है। आप यदि लगता है कि आप सही है तो आप उसको भी बुला लें, हम दोनों लोग आपस में बिठा लेते हैं। वो किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, कई बार 2 जातियां भी लड़ जाती है, भाई भाई भी लड़ जाते हैं, तो उनमें समन्वय के साथ हम उनको कैसे साथ में बिठा लें, कैसे काम करें। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने ये देखा है कि जब मैं अध्यक्ष रहा तब भी कोई ऐसा विषय सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि अपनी नीति स्पष्ट है। जो गलत है वो गलत है और जो सत्य है वो सत्य है। इसलिए इसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि आपस में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कोई दिक्कत आती है। आपकी नीति स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन भाई साहब अब जब जिलाध्यक्ष बने तो ये भी जानकारी है, सुनने में आया कि भाजपा का विस्तार सबसे ज़्यादा किया आपने। तो क्योंकि कई वर्ग ऐसे हैं जो पहले से कई बार ऐसे थे जो जिनको भाजपा अपना कोर वोटर नहीं मानती थी या थोड़ा सा हटके रहते थे, तो कैसे आपने साथ में जोड़ा? क्योंकि संगठन आपने जिस तरह से जब चुने गए उसके बाद में लगातार आप लोगों के संपर्क में आए, आपने एक नई प्रथा शुरू की जिलाध्यक्षों की लगातार कार्यक्रम करने की, मीटिंग लेने की, तो किस तरह से कौन कौन संगठनों को जोड़ा? कितनी चैलेंजिंग रहा वो सब जोड़ना लोगों को? क्योंकि भाजपा को हमेशा शुरू से माना जाता है कि भाई ये अलग पार्टी है, इसमें थोड़ा सा लोग कट जाते थे कहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पार्टियां हैं आमतौर पे, एक बसपा भी रहती थी, थोड़ा बहुत कम वोट रहते, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? प्रथम तो ये बात कहना कि अध्यक्ष बनने के बाद संगठन का विस्तार या मैंने ही काम किया, ऐसा नहीं है। मुझसे पूर्वी जितने लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से श्योपुर जिले में काम करती आ रही है। मध्य प्रदेश में देश की पार्टी है और इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस भाजपा को खड़ा करने में योगदान दिया है। मुझसे पहले के जितने भी अध्यक्ष हैं, सब अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि सबकी कार्यशैली अपनी होती है, सबका काम करने का अपना तरीका होता है। इसलिए जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरा वो दायित्व था कि मैं सब वर्गों के बीच में जाऊं। तो सब वर्गों के बीच में जाना,
कोई वर्ग ऐसा जो वर्ग कहीं ना कहीं हमसे छूटा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है। तक लाभ पहुंचाना। तो सब जब स्पर्शी है, सब जगह भाजपा है और सब समाजों में भाजपा है, तो उस स्पर्श को वो महसूस करना चाहिए। वो चाहे वर्ग गांव में रहने वाला हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग हो, जनजाति का वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए बहुत शासन की तमाम सारी योजनाएं हैं। कई बार उनको जानकारी के अभाव में उनके साथ बैठने से, सहज चर्चा करने से, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम खाट पर बैठे उनके साथ बातचीत करें तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, हाँ, कई बार धारणा बन जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी सामान्यों का दल है, अगड़ों का दल माना जाता है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगड़ों का दल, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे विधायक हो, सांसद हो, एक इनकी बड़ी श्रृंखला पिछड़ा वर्ग, SC ST की आती है। हमने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिन्होंने सीताराम जी को टिकट दिया, वो तो ST से आते हैं। और पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे लोग आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले शिवराज सिंह चौहान जी थे, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो है हमारे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं, देश के प्रधानमंत्री। नहीं, आप सवाल से भटक, आप टालने की कोशिश कर रहे हैं। श्योपुर में क्या किसी पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है? ये संगठन, क्योंकि अपोजिशन आप पे आरोप लगा रहा है कि जंडेल जी इस तरह से, क्योंकि वो लगा रहे हैं कि अगर आपको टिकट देते हैं, चूंकि आप पिछड़े समाज से आते हैं, तो 20 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो ये संगठन का निर्णय है और जनता का निर्णय है। संगठन बहुत बारीकी से देखता है, संगठन को निर्णय करना है और जनता का आशीर्वाद है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद ही सब कुछ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि पिछड़ों से लेके, केवल पिछड़ा नहीं, SC ST में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं आगे आकर इस भाजपा और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए पिछड़ा वर्ग की आपकी बात ये सही है कि यहाँ जो है 2.5 लाख की 1.5 लाख की वोटिंग है, एक बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है। लेकिन हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम पिछड़े, सामान्य जो है SC ST सब लोग मिलकर काम करें। ये पार्टी संगठन का एक निर्णय होता है और उस निर्णय को जो संगठन आदेश देता है उस संगठन का पालन हम सबको। तो लेकिन जैसे श्योपुर में पिछड़ों में सबसे बड़े एक नेता को या लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, जनसेवक के तौर पे आपसे, मुझे नहीं लगता कोई है भाई जब श्योपुर में नहीं। बिल्कुल देखा भी जा रहा है, आप अध्यक्ष थे जब भी आपने खूब काम किया। तो विपक्ष तो तैयार बैठा है कि लड़ने आ रहे हैं, तैयार सेवा का संकल्प लेके आप बैठे हैं। विपक्ष तैयार कर रहा है तो या सुरेंद्र जाट जी हमारे सामने आए, सारी चीजें हैं। OBC वर्सेज OBC हो सकता है, जंडेल वर्सेज सुरेंद्र जाट। इस बार मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई योग्य चेहरे हैं, हम सब लोग तो मिलकर काम करते हैं। पार्टी जिसको चेहरा बनाती है हम उसके साथ लगते हैं। जंडेल जी की अपनी एक रहता है, उनकी एक अपनी पॉलिसी होगी, अपनी उनकी क्या पॉलिटिक्स है, उनका अपना एक, चूंकि विपक्ष अपने तरीके से काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ काम करती है। और इसलिए एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जिस प्रकार से जो मुझे दायित्व जिम्मेदारी दी है, आवश्यक नहीं है कि आपको हर बात के लिए कहीं ना कहीं विधायक या उन्हीं के लोग बनकर ही आप क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। आपके मन में लोगों के कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, अपनी बात को रखने का जो है लोगों के बीच में तरीका होना चाहिए और सामान्य प्रक्रिया में जनता का जन आशीर्वाद जो हमको रहता है उस जनता के बीच में अपना स्थान बनाना चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति, मैं बहुत गंभीरता से भी कहता हूं, जब कोई व्यक्ति हमारे घर आता है, हमारे दरवाजे पर आता है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और इस विश्वास की आस लिए आता है। मोटरसाइकिल से 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके आता है और ये सोचकर आता है कि मैं श्योपुर में फलाने व्यक्ति से मिलूंगा और मेरी ये समस्या के समाधान के लिए वो बात करेंगे। जब वो आता है तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुने, उसकी जायज़ बात है तो उस बात को उचित मंच तक पहुँचाएँ और जब वो कहीं ना कहीं उस काम को हम करा देते हैं तो मन में बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये लगता है कि एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हमारे घर आया था या कहीं हमें मिला था, उसकी बात को हमने रखा और जब वो मिलता है तो वो ये कहता है कि भाई साहब वो इस बात का धन्यवाद, वो मेरा काम हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि नहीं हम हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो फिर ऐसे संकल्प मजबूत होता है। बिल्कुल सही, मतलब ट्रेनिंग आपकी विधायकों वाली हो रही है। बिल्कुल तैयारी, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि तैयारी तो है 2028 की। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक सहज प्रक्रिया है, मूल्यांकन जो है संगठन करता है
और जनता का आशीर्वाद रहता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या जवाबदारी मिलेगी। अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ सब लोगों को साथ लेकर, जो हम कहते हैं कि हम गांव, गरीब और किसान, मजदूर, व्यापारी, सबको साथ लेकर उनके हितों की बात करते रहें। ये एक सहज प्रक्रिया कार्यकर्ता बनने की, आगे बढ़ने की होती है। उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम क्या बनेंगे, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या जिम्मेदारी मिलेगी तो 2028 में देखा जाएगा। लेकिन वैसे आपने एक बात कही थी बीच में कि सबका साथ और सबका विकास। काम की हम बात कर रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल जला के आदमी आपके पास आ रहा है, आप उसका काम भी करा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते भी काम पूरे हो रहे हैं। लेकिन पिछले दो चुनावों में हमारी दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में क्यों गई, ये सबसे बड़ा विषय है। कि हमारा काम करने के बाद लाडली लक्ष्मी की योजना हो, चाहे हमारा सिलेंडर वाली योजना, सारी चीज योजना चल रही है, उसको देने के बाद भी दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में। इसका सीधा साधा उदाहरण हम देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर और अपने बाबू जंडेल लगातार दोनों बार कांग्रेस के पाले में। तो इसको किस तरह देखेंगे कि आप क्यों जा रही हैं? कई बार तात्कालीन परिस्थितियां बहुत सारी होती है, कई बार राजनीति में कुछ समीकरण बन जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। आपको मालूम है कि 2018 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 42,000 वोटों से हारी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने हारने के बाद भी हम बैठे नहीं, और हमने जनता को अपना माना और उनको अपना मानकर लगातार जनता के बीच में संगठन काम करता रहा, बूथ स्तर तक जाता रहा, लोगों की समस्याओं को सुनता रहा। और इसी का परिणाम था कि हमको जो 42,000 से हम हारे, वो यात्रा हमारी 85,000 वोटों तक जो है हमने पहुंची, और वो हार जो है वो 10,000 की रही। कोई कारण तत्काल बहुत सारी, उसका विश्लेषण का एक विषय होता है, संगठन भी करता है और हम सब लोग भी करते हैं। ऐसे ही विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वोटों में, जब रामनिवास जी चुनाव लड़े तो हमको पहली बार भाजपा के इतिहास में 93,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिले। वोटों का परसेंटेज बड़ा है लोगों को, जो मैंने कहा ना। तो भाई साहब, वो तो एक कारण उसका ये भी था कि रामनिवास जी कांग्रेस से आए, उनका जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक पहले से बना हुआ था, वो भी था। लेकिन इससे साथ ही एक और चीज थी जो चुनाव में, चूंकि आप रामनिवास जी वाले चुनाव की बात कर रहे हैं, उस समय में कई ऐसे बूथ थे जहां पर आपके पदाधिकारी थे, बड़े नेता थे, और वहां से भी पार्टी हारी, बूथों से भी। मैंने आपको जैसा कहा, निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है प्रत्येक व्यक्ति काम करने का प्रयास करता है। तात्कालीन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है, इनके कारण जो है उसका फिर बाद में भाजपा मूल्यांकन भी करती है। जैसा आपने कहा कि कोई बूथ ऐसा होगा जहाँ पार्टी को, तो उसका विश्लेषण हम करते हैं कि उसकी परिस्थितियां क्या थी, कारण क्या थे। तो भाजपा लगातार कीन ऑब्जर्वेशन करती है और कीन ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़ती है। हर हार से भारतीय जनता पार्टी सबक लेती है, सीख लेती है। तो है दो सीट से आप सरकार में हैं, और हम सीखने की प्रकृति हम में होती है, सीखने की प्रवृत्ति है। हम सीखते हैं, सीखकर आगे बढ़ते हैं। आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ये बात आपकी सही है कि हम दोनों जो है विधानसभाओं को नहीं बचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी जनपद की बात हो, हमारी जिला पंचायत की बात हो, नगर परिषद हमारी बड़ौदा हो, श्योपुर हो, विजयपुर हो, पहली बार नगर परिषद सारी हमारी बनी। और इसलिए संगठन नीचे तक जाकर, बूथ तक जाकर लोगों को समन्वय के साथ बिठालकर, सब नेताओं का नेतृत्व उसमें है। अकेला मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अध्यक्ष, एक व्यवस्था है, एक जिम्मेदारी है, लेकिन निर्णय के आधार पर काम करने की जो ताकत होती है वो कार्यकर्ता, हमारा मूल संगठन, जो मूल आधार जो हमारा है वो हमारा भाजपा का कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता के साथ बातचीत करना, सब नेताओं को साथ लेकर चलना, सीनियर नेताओं से सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सीनियर हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना, उनसे पूछना। मैंने कभी सीखने में और पूछने में संकोच नहीं किया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो मैं पूछूं नहीं, हमको सीखना चाहिए और पूछना भी चाहिए। देखिए भैया, जो विजयपुर चुनाव की हम लोग बात कर ही रहे हैं, रामनिवास जी चुनाव की हमने बात करी, और सीधा शायद ऐसा मार्केट में देखा जाए, बाजार में देखा, राजनीतिक माहौल जब चर्चा का विषय बनता है, माहौल गर्म होता है, तो एक क्वेश्चन निकल के आता है। हम रामनिवास रावत जी की बात करें, वो आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और ऐसा लगा कि रामनिवास रावत जी अगर आते हैं और बड़े पद पे चले जाते हैं तो शायद श्योपुर के जो राजनीति के नेता लोग हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको मंत्री बनना, सारी चीज होना, उसके बाद फिर चुनाव होना, चुनाव के बाद उन्हीं बूथों से हारना जिनका नाम वो लेने का बोल रहे थे कि मैंने सूची बनाई है, ऊपर दी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुले मंच पे उन्होंने भी ये बात कहा था
और तो क्या लगता है आपको उनके आने से लोकल राजनीति जो जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको ऐसा होता है क्या, कोई बाहर से अगर व्यक्ति मतलब दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति आ रहा है तो लोकल कैडर थोड़ा नाराज रहता नाराज हो जाता है मतलब, कि जब या चल फिर रहे हैं बाद तो में अभी कमर पे मनाया हाथ, जाता है? जब वो आए तो हाथ पीछे, वो वाला मामला? जब कोई व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो चूंकि वो विचारधारा के कारण आता है, जुड़ता है, सीखता है। मैंने आपसे कहा कि सीखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे होती है, कार्यकर्ता धीरे धीरे बनता है। और वह उस समय जब दूसरे दल में काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है, अलग पार्टी है। लेकिन वो जब भाजपा में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को, अनुशासन को, संगठन में कैसे काम करना, इन सब चीज़ों को वो सीखते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता के मन में कई बार ये भाव आ जाता है। लेकिन नए कार्यकर्ताओं का समन्वय और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उनका गठजोड़, आपस में चर्चा करके ये भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार आगे बढ़ती है। हम नयों को साथ लेंगे, विकास में चूंकि मुख्य धारा में उनको भी जोड़ेंगे, उनका भी अपना महत्व है, उनके भी काम करने का अपना एक तरीका होता है, जनता में उनका भी अपना एक जो है कहीं ना कहीं स्वीकार्यता होती है। और इसलिए नयों को, पुरानों को, सबको मिलकर एक नया संगठन के साथ, एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का अच्छा संगठन बने, ये काम रहता है। कई बार परिस्थितियाँ और ये सब चीज़ें होती है, मैं खुले उस तौर पर आपसे कह रहा हूँ। लेकिन भाजपा में जो व्यक्ति आता है कई बार वो बहुत सारी चीज़ों को सीखकर और मूल राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़कर भारत माता की जय गान के साथ, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्रवाद को महत्व देने वाले लोग हैं। व्यक्तिगत पार्टियां इस देश में बहुत सारी है जो व्यक्तियों की बात करती है, पारिवारिक पार्टियां हैं, वो स्वयं को महत्व देते हैं, उनके नेताओं को महत्व देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन को महत्व दिया जाता है। हम लोग संगठन की प्रक्रिया से काम करने वाले लोग हैं और वो नए लोग जो आते हैं वो कहीं ना कहीं संगठन के कार्यकर्ता बन के समन्वय के साथ चलते हैं। तो इसी से एक मैं छोटा सवाल पूछूंगा, चाहूंगा आपसे स्पष्ट जवाब। क्या श्योपुर भाजपा में गुट बने हुए हैं? जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़ा स्पष्ट करिएगा इस बात को। बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और अन्य जगह भी बहुत सारे संगठन काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई की विचारधारा किसी के साथ, जब हम परिवार में 4 भाई रहते हैं तो 4 भाइयों में 2 भाइयों की कई बार आपस में समन्वय अच्छा होता है, 2 के साथ ऐसा नहीं है कि उस भाई से हमारी लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 2 भाइयों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, 2 के साथ कम रहती है। तो इसलिए हम सब एक परिवार का एक हिस्सा होते हैं। राजनीति में गुटबाजी ये एक अलग विषय है। सब अपनी अपनी, चूंकि जनता के बीच में काम करते हैं तो कई बार मीडिया भी अपना विषय उठा देता है। कई लोग जो दूसरे जो उनके समर्थक लोग होते हैं, जो कि भाजपा को बहुत ठीक प्रकार से समझते नहीं है, कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वो लोग भी कई बार इन विषयों को उठा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब लोग समन्वय के साथ करते हैं। हम में ये बात, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी में नहीं है। लेकिन सही बात का हम सब लोग मिलकर राजनीति में काम करना चाहिए, क्योंकि सबका ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना और गरीब के कल्याण की बात करना। बिल्कुल ध्येय उद्देश्य की आपने बात करी। हम जब फील्ड में रहते हैं, जब कोई चुनाव आता है सामने, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे जिला अध्यक्ष का आपका चुनाव हो, जब जिला अध्यक्ष बनने की बात आती है तो सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं कि या हमें भी जिला अध्यक्ष बनना है, मुझे ही बनना है, इनको ही बनना है। तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब दूसरे आपके सत्ताधारी व्यक्ति से बात की जाती है, हम लोग बात भी करिए, ऐसे पॉइंट हम निकालें, तो ये कहना कि कब तक अध्यक्ष रहना और अध्यक्ष बनने के बाद इस तरह हम बैठे हैं 3 टप पर बिछ जाना, इसको किस तरह देते हैं कि अंदरूनी आप मनभेद और मतभेद दोनों की बात करी आपने, तो इसको तो हम मनभेद ही मान सकते हैं कि अंदर से ही वो व्यक्ति इस तरह की बातें कहना, तो 3 टप पर बिछ जाना, हम भी अध्यक्ष रहे, अब अध्यक्ष जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारी जो हालत है अब हम उसको हमारी तरह बंदा हो जाएगा और लगातार, अब इसको मैं आपको एक अपोजिट क्वेश्चन और कर दूं, उसके बाद आपके काम को देखना, आपके जो आपने काम धंधे चालू करे उनको देखना, मकान को देखना, क्रेशर को देखना, सारी चीजों को देख करके वो व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा हो जाती हैं राजनीति में। किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि क्या ये जरूरी है बात करना अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लोग लगाते रहते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन जो होता है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये काजल की कोठरी है राजनीति, और इसलिए आप कितना ही बचने का प्रयास करो, लोग आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन उसका एक ठोस आधार यदि कोई हो। मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे कहता हूँ, मतलब इसलिए गंभीरता के साथ कहता हूँ कि मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, और जब पार्टी का दायित्व जो मुझे दिया था, लगातार मैं 5 वर्ष 3 महीने और 14 दिन, ये मेरा अध्यक्ष का एक लंबा कार्यकाल रहा है।
जब मैं चूँकि पार्टी में एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, जब नए अध्यक्ष जी आए तो नए अध्यक्ष जी के साथ भी हम लोग बैठकर समन्वय के साथ काम करते हैं। और इसलिए मैं जब बोल रहा था, कार्यकर्ताओं को भी ये बहुत सारी बातें याद होगी, तो मैंने उतरते समय ये कहा कि जब मैं उस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ताओं का ही एक जो है बैठक थी हमारी, उस बैठक में जब मैं बोला था तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को एक जिम्मेदारी और दायित्व दिया है। उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का अपने मन से, अपने कर्म से और कहीं ना कहीं सब लोगों को समन्वय के साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया। यह बात सही है कि व्यक्ति में बहुत सारी कमियां होती है, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती है। जो काम करता है वो कई बार उससे हमको सीखने को भी मिलता है। तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरे मन वचन कर्म से किसी को यदि कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते क्षमा करें, क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा है, परिवार का पार्ट है। दूसरा, मैंने एक और बात कही कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना तो एक अलग विषय है। मैं अध्यक्ष रहते हुए यदि कोई व्यक्ति मुझसे, चाहे कोई सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या जनता का कोई व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति मुझसे ये पूरे अपने कार्यकाल में ये कह दे कि सुरेंद्र जाट ने अध्यक्ष रहते हुए किसी से चाय पी, तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि यदि वो उन आरोपों को तथ्यात्मक उसके साथ साबित कर दे तो मैं राजनीति से आज ही या उसकी बात करने के बाद ही परमानेंट राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना ही नहीं है, ऐसा बोलकर मैं दूर हट जाऊंगा। लेकिन एक भी व्यक्ति आप बता दें, चूंकि पूरी निष्ठा के साथ काम करना और आरोप प्रत्यारोपों की बात अलग है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग काम धंधों की बात करते हैं, ये करते हैं। मैं बहुत लोगों, युवाओं को भी बोलता हूँ और खुले तौर पर बोलता हूँ कि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो तो आप पहले अपना परिवार चलाने के लिए आपके पास व्यवसाय क्या है, आप उसकी चिंता करो। क्योंकि आप अगर व्यवसाय नहीं होगा, जब आप आ जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है कुछ ना कुछ लेने देने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेने देने का सिस्टम बनाओगे तो जनता में आपकी छवि भी खराब होगी, आपकी इमेज भी खराब होगी। और हम जिस संगठन में काम करेंगे, मैं सब राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, हम जिस दल में काम करते हैं उस दल की छवि भी खराब होगी। और इसलिए हमको उन चीज़ों से, दलाली से बचना चाहिए। व्यवसाय करना अपराध नहीं है, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना चाहिए। मैं वर्ष 2003 से मेरा व्यवसाय है, 2009 से मैंने कहा कि हमारी एक यूनिट है, पूरी टीम है, वो 2009 से जो है हमारी क्रेशर की जो है मेरा 2009 में है। और मैंने अध्यक्ष बनने के बाद मेरा क्रेशर कोई डला ही नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, तो व्यवसाय करना, और मैं तो ये कहता हूँ यदि आपको लगता है कि गलत किया है तो बहुत सारी जांच एजेंसियां होती है, मैं हमेशा किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आप अपने को बिल्कुल पारदर्शी बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। आपको लगता है कि ये मैंने गलत किया है तो आप उस आरोप को तथ्यात्मक आधार के साथ मैं स्वीकार करने के लिए मुझे बिल्कुल भी मन से परेशानी नहीं होगी। लेकिन केवल आरोप राजनीति में लगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लगातार उनका काम है, लोगों को द्वारा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हम विधायक बाबू जंडेल जी की बात करें, 5 करोड़ की कोठी का मुद्दा उठा तो उसके बाद आपको सबूत पेश करने की जरूरत पड़ी। आपने उनके रोड के, सड़क के बारे में तथ्यात्मक रूप से सामने आए, आरोप प्रत्यारोप चला, फिर वो आपके पारिवारिक रूप से आए कि वो जॉब कार्ड लेके बात आए। तो ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन सबूत पेश करना कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक पारिवारिक? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अभी तक किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया, और आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कोई बात सत्य है तो उसको कहना चाहिए। जिन व्यक्तियों का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने मेरे बारे में कहा तो मैंने कहा कि आप तार्किक आधार पर और तथ्यात्मक आधार पर इन सब चीज़ों को पेश करें। आप केवल एक राजनीति में अपनी बात को रखने के लिए और केवल जो है मैं कैसे चर्चा में बना रहूं, चर्चा में बने रहने के लिए हमको किसी भी व्यक्ति के पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैंने तो केवल उनकी बातों को, मैंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब चूंकि उन्होंने, मीडिया ने मुझसे कहा कि इस विषय में आपका क्या कहना है, तो मैंने खुले तौर पर कहा कि उनका ही अपना विषय होगा। लेकिन मेरे पास तो जो चीज़ें हैं, मैं तथ्यात्मक आधार पर बात करता हूँ, कागज़ के आधार पर बात करता हूँ और सबूत के आधार पर बात करता हूँ। और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई मेरे खिलाफ न्यायालय में भी चला जाए, तो मैं तो खुले तौर पर बात करता हूं। जो उन्होंने कहा है मैंने उसको तथ्यात्मक आधार पर इसलिए दिखाया है कि कागजों के साथ दिखाना और केवल आरोप लगाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल सही कहा। और अभी देखा जाता है कई बार वैसा, जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद काफी शहर को विकास की बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। एक और मैं इससे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब आप अध्यक्ष थे तो एक बड़ा दाग लगा है, जो मुझे लगता है कि आप, सरकार थी, सब कुछ था, एक बड़ौदा में जो बाढ़ राहत घोटाला, हाँ,
वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि श्योपुर के लिए एक दाग था, एक, या क्या कहेंगे उस घोटाले के बारे में, क्योंकि वो किसानों से जुड़ा है, आप किसान परिवेश से आती हैं जी। और ग्रामीण परिवेश से चूंकि आपका नाता है, आप पूरे क्षेत्र ही ग्रामीण है पूरा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जो जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है अभी, चूंकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय में। तो सही है या कुछ लोग बच गए? क्योंकि आरोप वो है कई राजनीतिक लोग बच गए उसमें। वो वास्तव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा था, और बड़ी प्राकृतिक आपदा था तो उस समय देखा, लोगों से मैंने तो बातचीत की, कई लोगों का कहना है कि उनकी उम्र, जिनकी 90-95 वर्ष उम्र थी, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं है। हमारे शहर में भी आपने देखा होगा किस प्रकार जो है पुल, अपना ये जो पुल दरवाज़ा है, इस पुल दरवाजे पर 15 फीट पानी, इस प्रकार की स्थितियाँ थी, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। तो हम सबके लिए एक चुनौती था, और उस चुनौती में पहला काम तो जनता को हम राहत कैसे पहुंचाएं, जो है आपके प्रशासन है, उस प्रशासन के साथ हम समन्वय कैसे करें, ये सब एक बड़ी चुनौती था। उन सबको जितना उस समय कर सकते हैं, सब, चूँकि सब करना संभव नहीं था, लेकिन जितना हो सके उतना करने का प्रयत्न करना, तो मन से सब लोग लगे। इस क्षेत्र की जनता को बड़ा धन्यवाद, इस क्षेत्र के युवाओं को बड़ा धन्यवाद, सब लोगों ने, और मैं तो कहता हूँ कि सब राजनीतिक दलों ने उसमें काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि केवल भाजपा ने काम किया है, नहीं, सब लोगों ने मिलकर काम किया है। सब लोगों ने उस समय, चूँकि संकट था, बड़ा संकट था, उस संकट को दूर करने का सबने प्रयत्न किया। सब लोग बाद में हमारे इस क्षेत्र के नेता, और मैं तो कहूँगा कि विकास की बहुत सारी योजनाएं, चूँकि तुलनात्मक बात मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा कि बाढ़ की बात आ रही है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आए, स्वयं परिवार का भाव जैसा लेकर आए। मैं स्पष्ट कह दूं कि जब वो कलेक्ट्रेट में बैठक ले रहे थे, मैं मतलब उनके व्यक्तित्व से इसलिए भी बड़ा प्रभावित हूँ। जब कलेक्ट्रेट में बैठक ले रहे थे तो प्रशासन के लोगों का ऐसा मानना था कि लोगों में इस बाढ़ के कारण आक्रोश है, इसलिए जो है आपको मार्केट में नहीं जाना चाहिए, जनता से मिलना। लेकिन माननीय वास्तव में नरेंद्र सिंह जी एक सच्चे कार्यकर्ता है पार्टी के, और जनता के भी कहीं ना कहीं उनका जो लगाव और जुड़ाव इस श्योपुर के लोगों से है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा बोल क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वो सर आक्रोश की स्थिति रहती है, नाराजगी लोगों में रहती है, कोई क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कहेंगे तो मेरे लोग हैं, हमारे लोग हैं, यही वो श्योपुर के लोग हैं। जब हम कुछ नहीं थे तो हम पे फूल बरसाया करते थे, हमको जो है मालाएं पहना करते थे, और आज वो संकट में हैं तो संकट में हम नहीं जाएं। तो उन्होंने कहा कि जिसने फूल बरसाए, यदि वो पत्थर भी बरसाएंगे तो मुझे स्वीकार है, और इसलिए मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करेंगे। और वो वहां गए, लोगों ने, कई लोगों ने ये बात कही है कि नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन उस नाराजगी को सुना, और क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारे अपने हैं, और जो अपना है तो वो नाराज होता है, जो हमारे अपने हैं हमसे नहीं होंगे तो किससे होंगे। उन्होंने इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार में बातचीत करके, वहाँ उस समय उनके जो है आपके नगरीय प्रशासन के जो पीएस थे वो खुद आए, यहाँ रहे, मशीनें आई, लेबर के लोग आए, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो बेचारे सफाई कर्मी हैं, जो सफाई के क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हैं, उन सब के घरों में भी पानी भर गया। तो एक बड़ी चुनौती थी पूरे इलाके के लिए, लोगों के लिए। लाइटें टूट गई, लाइटें ख़राब हो गई, मोबाइल्स बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। ऐसी परिस्थिति में चक्कियों पर आटा नहीं था, तो आटा भी कहीं ना कहीं जो है ग्वालियर से आया, राजस्थान के लोगों ने बड़ी मदद की, राजनीतिक लोगों ने बड़ी मदद की, सब लोगों ने मदद की, जो संपन्न थे सब ने मदद की, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं इसमें मदद करना चाहिए। इसके बाद उसमें राहत देने का काम हुआ। राहत देने का जो काम हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, मैंने स्पष्ट कहा है और भोपाल में भी कहा है, जिन लोगों ने गड़बड़ की है, चूँकि वो कोई भी व्यक्ति हो, शासन का पैसा जनता का पैसा है, और जनता के पैसे को यदि कोई दुरुपयोग करता है, गलत तरीके से उसमें उपयोग करता है, खाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बड़ी जो है उसने उसको भ्रष्टाचार किया हो, तो ऐसे व्यक्ति की जांच करने के बाद उसको उचित सजा भी मिलना चाहिए ही। और इसलिए उसकी जांचें हुई, जांच एजेंसी ने अपना काम किया। आपने देखा कि वो जो है बहुत सारे लोग उसमें जेल में गए, कई लोगों को आरोप तय हुए। चूँकि मामला माननीय न्यायालय में है, और इसलिए न्यायालय के मामले में मेरा कुछ भी कहना इसलिए ठीक नहीं है कि न्यायालय जो भी है वो उचित निर्णय करेगा, लेकिन जो दोषी हैं वो कोई बचे नहीं, और जो निर्दोष है
वो फंसे नहीं।